रिपब्लिक भारत को धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई आप वाकई में नंबर वन हो। दलाली में नंबर वन, दंगा फैलाने में नंबर वन, नफरतें फैलाने में नंबर वन और सबसे बड़ी बात बढ़वागिरी में नंबर वन। तो मैं अभिनंदन करता हूँ खासतौर पे अर्नव गोस्वामी का। भाई तू सबसे बड़ा वाला भड़वा है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज तक को पीछे छूट जा, तू ऐसा ही चलता रहा ना बेटा, एक दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक नंबर के ऊपर 0 नंबर पे आ जाएगा, मतलब उससे भी ऊंचा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ दलाल एंड बढ़वा मीडिया चैनल। बांद्रा कोर्ट के मामले में जेल में बंद था, तो मेरे यहाँ पे भी इंडोनेशिया के 6 जमातियों के साथ उनको मुझे रखा गया था। तो मैंने करीबन 10 दिन का समय उनके बीच में बिताया है। तो मैंने जो महसूस किया, वो बेचारे अपने धर्म के लिए आते हैं, धर्म प्रचार का काम है, और दिन भर वो अपने धार्मिक चीज़ों में लगे रहते हैं। नमाज़ पढ़ना, बार बार ऊपर वाले को याद करके अपनी दुआएं करना, ये उनका रेगुलर काम था। आप सोचिए, एक हमारे सभ्य समाज, वो क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर 302 की धाराएं लगाई गई, उनके ऊपर 306 की धाराएं लगाई गई, उनके ऊपर 307 की धाराएं लगाई, जो एक खूनी अपराधी के ऊपर लगाया जाता है। और सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि उन तमाम इंडोनेशियाई जो मेरे साथ लोग बंद थे जमाती के, उनको ये तक पता नहीं था कि आखिर उन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से उनको जेलों में डाला गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूरे देश से, खासतौर पे भारत के प्रत्येक नागरिक से, इन जमात में आए विदेशी लोगों से एक सॉरी बोलना चाहिए, उनसे क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश में एक मेहमान बन के आए और हमने आपको उठा के जेलों में डाल दिया। न सिर्फ जेलों में डाल दिया, आपके सम्मान को लेके, जमाती समाज को लेके हम लोगों ने जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया, हमारी मीडिया ने जिस तरह से बर्ताव किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आपको क्षमा मांगना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। एक भाषा का प्रभाव होता है, एक उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या गलती हुई कि भारत सरकार हमें उठा के जेलों में डाल दी। एक भारतीय होने के नाते मैं पूरे भारत की तरफ से उन तमाम लोगों से, तमाम तबलीगी जमात के लोगों से जिनको प्रताड़ित किया गया बेवजह, जिनको इस तरह से टॉर्चर किया गया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। कोरोना काल में जिस वक्त जमातियों को निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही थी, मुकदमे दायर किए जा रहे थे और देश में जमातियों को एक ऐसे फ्रेम में दिखाया गया जिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। और कई तो ऐसे केसेस हमारे सामने आए जिसमें शर्म के मारे कई जमातियों ने आत्महत्या कर ली, और उससे बड़ा जो विदेश से जमाती आए थे उनके साथ तो जो सलूक हुआ वह हमने आपके सामने हर पल रखने की कोशिश की। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनय दुबे सर, मोहित और पंकज सर। हम उन्हीं से जानेंगे कि सर ये जो पूरा माहौल बनाया गया, आप उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विदेश से अगर दूसरे देश में आना होता है तो लोग प्लानिंग करते हैं, और अगर जमात में जाना है तो वो एक अलग माइंडसेट के साथ आते हैं। अगर वो लोग यहाँ आए और उसके बाद उन्हें जितना सफ़र करना पड़ा, आप उसे किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूरे देश से, खासतौर पे भारत के प्रत्येक नागरिक से, इन जमात में आए विदेशी लोगों से एक सॉरी बोलना चाहिए, उनसे क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश में एक मेहमान बन के आए और हमने आपको उठा के जेलों में डाल दिया। न सिर्फ जेलों में डाल दिया, आपके सम्मान को लेके, जमाती समाज को लेके हम लोगों ने जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया, हमारी मीडिया ने जिस तरह से बर्ताव किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आपको क्षमा मांगना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते मैं पूरे भारत की तरफ से उन तमाम लोगों से, तमाम तबलीगी जमात के लोगों से जिनको प्रताड़ित किया गया बेवजह, जिनको इस तरह से टॉर्चर किया गया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम शर्मिंदा हैं कि हमारे देश में एक ऐसी शासन आई हुई है जो विदेशी नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव करती है। तो रही बात जमातियों की या उनके साथ जो बर्ताव हुआ, मैं जब बांद्रा कोर्ट के मामले में जेल में बंद था, तो मेरे यहाँ पे भी इंडोनेशिया के 6 जमातियों के साथ उनको मुझे रखा गया था। तो मैंने करीबन 10 दिन का समय उनके बीच में बिताया है। तो मैंने जो महसूस किया, वो बेचारे अपने धर्म के लिए आते हैं, धर्म प्रचार का काम है, और दिन भर वो अपने धार्मिक चीज़ों में लगे रहते हैं। नमाज़ पढ़ना, बार बार ऊपर वाले को याद करके अपनी दुआएं करना, ये उनका रेगुलर काम था। आप सोचिए, एक हमारे सभ्य समाज, वो क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर 302 की धाराएं लगाई गई, उनके ऊपर 306 की धाराएं लगाई गई, उनके ऊपर 307 की धाराएं लगाई, जो एक खूनी अपराधी के ऊपर लगाया जाता है। और सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि उन तमाम इंडोनेशियाई जो मेरे साथ लोग बंद थे जमाती के, उनको ये तक पता नहीं था कि आखिर उन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से उनको जेलों में डाला गया। एक भाषा का प्रभाव होता है, एक उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे क्या गलती हुई कि भारत सरकार हमें उठा के जेलों में डाल दी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। और एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आती है कि एक विदेशी सैलानी जो हमारे देशों में आते हैं, जिनकी रोजी रोटी ये भारत सरकार खाती है,
वीज़ा के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे कितने ही लोगों को उनको व्यापार जुड़ा हुआ है, होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी हमारी रोजी रोटी उनसे चलती है और हम उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो एक शर्म आती है, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी के नाकामी छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा था, अब धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगी है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके मुंबई हाईकोर्ट, और आज भी मैंने सुना दिल्ली हाईकोर्ट में भी लोगों को छोड़ा है, वो उनकी जो एफआईआर है स्क्वैश की गई है, उसको ख़त्म किया गया है। तो ये एक कानून का हमारा एक प्रभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो हकीकत है कि वो नाकामी छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इतनी गिरी हुई सरकार है, तो उसका एक अच्छा खासा उदाहरण तबलीगी जमात में देखने मिला। सर, आप लगातार इस मुद्दे से जुड़े हुए थे, आपकी नज़र बनी हुई थी उस पर, मीडिया का जो रोल रहा उसके बावजूद अब जब सारे मामले ख़त्म होने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और तमाम सुप्रीम कोर्ट नहीं मतलब मुंबई हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह से मामले आने लगे हैं, लेकिन अब कहीं सुगबुगाहट नहीं है, तो इसे कैसे आप देखते हैं? कैसे करेंगे सर, वो मैडम ये इस तरह का होता है ना, मैंने थूक दिया फिर से हम बोलेंगे कि आप चाट लो, तो ऐसे नहीं होता है। गोदी मीडिया ने अपना काम किया, उनके पापा ने उनको हड्डी फेंकी थी, तो वो हड्डी अभी खा चुके हैं, तो अब कैसे बताएं कि हमने खाई हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा, अगर प्रशांत भूषण जी एक ट्वीट कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसे सुमोटो केस ले लेता है, मतलब खुद से संज्ञान ले लेता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप जमातियों के मामले में भी खुद से सुमोटो लें और पूरे देश के अंदर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको आदेशित करें या पुलिस स्टेशन को आदेशित करें कि जितने भी जमाती हैं, जिस भी देश से वो संबंधित है, उनको ससम्मान एक क्षमा पत्र के साथ भारत सरकार की तरफ से, एक अपने देश की तरफ से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, एक मानते हुए उनको ससम्मान अपने देश को वापस भेजा जाए। और जहाँ तक है, कुछ ऐसे भी गरीब परिवार थे जो आए हुए थे एक आयोजन में शामिल होने के लिए, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। उनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे तड़पे हैं लास्ट 5-6 महीनों में, तो उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा अनुदान या एक तरह से उनकी जो पूर्ति है, जो नुकसान हुई है, उसकी पूर्ति अगर भारत सरकार या फिर हमारे राज्य सरकारें करें, तो एक निवेदन मैं सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ। सर, मीडिया की एक अलग ही होड़ चल रही है। रिपब्लिक भारत गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि वो नंबर 1 है और आज तक अब नंबर 2 हो चुका है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत को धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई आप वाकई में नंबर 1 हो, दलाली में नंबर 1, दंगा फैलाने में नंबर 1, नफरत फैलाने में नंबर 1, और सबसे बड़ी बात बढ़वागिरी में नंबर 1। तो मैं अभिनंदन करता हूँ खास तौर पे अर्नब गोस्वामी का। भाई तू सबसे बड़ा वाला बढ़वा है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज तक को पीछे छोड़ दिया, तू ऐसा ही चलता रहा ना बेटा, एक दिन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 नंबर के ऊपर 0 नंबर पे आ जाएगा, मतलब उससे भी ऊंचा हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ दलाल एंड बढ़वा मीडिया चैनल। अभिनंदन आपको इस नई ऊंचाई पाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे विनय सर, मोहित और पंकज सर, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इस देश में जो सिनेरियो तैयार हो गया है, उसके बावजूद हम ये भूल चुके हैं कि देश में मुद्दों के साथ साथ वो शोषण भी लगातार जारी है, जिस पर बात होनी चाहिए, उसके लिए सवाल उठना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन बातों में उलझे रहते हैं जिसका कोई मुद्दा नहीं होता। शुक्रिया।